हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आज हम वीकली एमसीक्यूज अपने सॉल्व करेंगे। हमारा प्रिडिक्टिंग प्रीलिम्स का सेशन 4 आज है। इससे पहले 3 सेशंस हो चुके हैं। मेनली जो वीक में हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं न्यूज़ के, उन्हीं का करंट प्लस स्टैटिक दोनों को ब्लेंड करके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और हम वो सॉल्व करते हैं संडेज को। सो आज हमारा सेशन 4 है। आई नो सम ऑफ यू वांटेड कि ये एटलीस्ट जो वीकली एमसीक्यूज का सेशन है वो लाइव किया जाए, ताकि आप लोग साथ के साथ अटेम्प्ट कर सकें। सो नेक्स्ट वीक से ट्राई करेंगे। अभी मेरी तबीयत थोड़ी आजकल ठीक नहीं है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीक से हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट ये वाला सेशन लाइव ले लिया जाए, बट आज ये रिकॉर्डेड ही ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आइडिया ये रहने वाला है कि आप लोग अपने लेवल पे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो। बाकी मैं साथ के साथ सॉल्व करती रहूंगी, ठीक है? इससे हमारा सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया मालदीव्स रिलेशन इज आर करेक्ट? हमने इंडिया और मालदीव्स पढ़ा था जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहां पे 60th इनके इंडिपेंडेंस डे के लिए मालदीव्स गए थे। वहां पे उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया और काफी सारी चीजें जो इनॉग्रेट भी की थी। वहां पे हमने इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन डिस्कस किए थे, तो वही ये क्वेश्चन है। India was the first country to recognize Maldives after its independence in 1965. This is correct. Then the Operation Cactus in 1988 was India's military intervention to thwart a coup attempt in the Maldives. ये भी correct है, हमने discuss किया था ये भी. Then under the India Out campaign, the Maldives has requested an increase in the Indian military presence on its soil. हमने क्या डिस्कस किया था कि मुइजू ने जो अपना इलेक्शन कैंपेन था, जो वहां के अभी प्राइम मिनिस्टर है, उनका इलेक्शन कैंपेन बेस्ड था ये इंडिया आउट कैंपेन पे, और वो चाहते थे कि जो इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है वो थोड़ी वहां कम हो जाए। हमने उनको एयरक्राफ्ट दिए हुए थे, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, जो कि मेनली मैरीटाइम सर्विलेंस और एक और कौन सा फंक्शन, मेडिकल इवैक्यूएशन और मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए हमने उनको एयरक्राफ्ट दिए थे, और जिनको ऑपरेट करने के लिए हमारे आर्मी पर्सनल वहां स्टेशन होते थे मॉलडीव्स में। तो अब आफ्टर मई 2025 हमने देखा था कि ये जो आर्मी पर्सोनल्स है इनको सिविलियन पॉपुलेशन से या सिविलियन जो टेक्नीशियंस है उनसे रिप्लेस कर दिया गया है। ऑल राइट, सो दिस इज इनकरेक्ट। इंक्रीज नहीं, वो बेसिकली खत्म करना चाहते थे इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस को। देन द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द असिस्टेंस ऑफ जापान। नहीं, ये इंडिया की प्रेजेंस से हो रहा है, या इंडिया के लाइन ऑफ क्रेडिट और ग्रांट्स हमने उनको दिए हैं, जिसकी हेल्प से ये पर्टिकुलर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट वहां इंप्लीमेंट हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, आई होप दिस इज करेक्ट, कि आप खुद पॉज करके देख लो जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। Then consider the following pairs of islands and their location in the Indian Ocean. Diego Garcia, United Kingdom, Assumption Island, Seychelles, और आगलिका आइलैंड, मॉरिशियस, और कोकोस आइलैंड, मॉलडीव्स। अब क्या लगता है आपको कौन सा सही मैच है कंट्री और आइलैंड? डियागो गार्सिया काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। ये यूनाइटेड किंगडम की आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा खांसी एक्चुअली है, और यही कारण है कि मैं ज्यादा लाइव भी प्रेफर नहीं कर रही। तो ये क्या है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डियागो गार्सिया क्या है? यूनाइटेड किंगडम की ये इनकी ओवरसीज टेरिटरी है इंडियन ओशन में। यहाँ पे यूएस का एक मिलिट्री बेस भी है, और दिस इज करेक्ट, यूके की अंडर आता है ये। और अजम्पशन आइलैंड, सेशल्स, जहां पे इंडिया और सेशल्स का एक अग्रीमेंट भी था। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अजम्पशन आइलैंड कंट्रोल किसका है? सेशल्स का। देन अगलिका आइलैंड, मॉरिशस, करेक्ट। देखो, ये जो अगलिका आइलैंड्स है इन्हीं का पार्ट है डियागो गार्सिया। और अभी आईसीजे की रूलिंग कुछ टाइम पहले आई थी, जिन्होंने जब उन्होंने कहा था कि जो 1965 में आपने मॉरिशस को आजाद किया, यूके का ही कंट्रोल था, यूके की ही कॉलोनी थी मॉरिशस भी। सो जब आपने इनको आजाद किया, सो पोस्ट दैट क्या हुआ कि आपने जो डियागो गार्सिया है उसको, बेसिकली उन्होंने अगलिका आइलैंड्स को अलग कर दिया। ठीक है, अगलिका आइलैंड्स को अलग कर दिया मॉरिशस से।
मॉरिशस को आजादी दे दी, लेकिन अगलिगा आइलैंड्स को अलग कर दिया। तो अभी आईसीजे की जजमेंट आई थी कि मॉरिशस को वापस कर दीजिए, बट देन यूके ने क्या कहा है कि हमारा, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री बेस है, यूएस को भी हमने लीज पर दी है कुछ जगह, तो हम डियागो गार्सिया को रिटेन करेंगे, जो कि अगलिगा आइलैंड का ही पार्ट है, और अगलिगा आइलैंड को हम मॉरिशस को दे देंगे। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगलिगा आइलैंड कंट्रोल किसका है? मॉरिशस का। कोको आइलैंड मॉलडीव्स है क्या? नहीं, म्यांमार। ये बे ऑफ बंगाल के पास है और इसमें म्यांमार का ये आइलैंड है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। Then, with reference to the recent surge in coconut oil prices and India's edible oil economy, consider the following statements. India is one of the top 3 producers of coconut oil, but its contribution to export is minimal. क्या लगता है कि टॉप 3 प्रोड्यूसर लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट नहीं करता होगा? दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो हमारी ऑलमोस्ट 5 लाख टन्स के अराउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और समवेयर अराउंड 3 लाख टन्स हमारे डोमेस्टिकली हम कंज्यूम कर लेते हैं। देन कुछ 1.9 समथिंग कुछ इतना ही है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑल्दो हम थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और फिलीपींस का काफी इनका काफी लार्जर शेयर है कोकोनट एक्सपोर्ट्स में, ठीक है, कोकोनट ऑयल एक्सपोर्ट में। और यही हमने पूरा आर्टिकल देखा था कि कोकोनट ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा सर्च किए हुए हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फिलीपींस एंड इंडोनेशिया हैव एक्सपीरियंस्ड अल नीनो। और ये अल नीनो कब किया था एक्सपीरियंस? 2023 में। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2023 का इम्पैक्ट अब 2025 में देख रहे हैं, क्योंकि जो कोकोनट की क्रॉप है या कोकोनट प्लांट जो है, बेसिकली इसके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में 10 to 12 मंथ्स का टाइम लगता है। दैट इज वाई दैट इज वाई जो इसका इम्पैक्ट है वो इतना लेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन कोकोनट ऑयल कॉन्स्टिट्यूट्स ओवर 20% ऑफ इंडियाज टोटल एडिबल ऑयल कंजम्पशन। क्या ये सही है? कोकोनट ऑयल हम इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं? नहीं। उस दिन हमने देखा था कि सबसे कम अगर हम ऑयल कोई कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कोकोनट ऑयल है। समवेयर अराउंड 5% का ही, 5.3% का ही शेयर है कोकोनट ऑयल का हमारी इंडियन कंजम्पशन में, ठीक है। और ये जो कंजम्पशन है हम डोमेस्टिकली ही पूरी कर लेते हैं, ज्यादा हम एक्सपोर्ट पे निर्भर इसमें नहीं है। जितना इंपोर्ट करते हैं, जितना प्रोड्यूस करते हैं, उतना ही यूज कर लेते हैं। देन फोर्थ है, इंडियाज एडिबल ऑयल इकोनॉमी इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड ऑयल सच एज कोकोनट एंड मस्टर्ड। हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम एडिबल ऑयल्स की बात आती है तो ज्यादा शेयर किसका है? पाम ऑयल, सोयाबीन, और तीसरा सनफ्लावर ऑयल। अगर मेरे को इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो एक्चुअली, तो सबसे पहले आएगा पाम ऑयल की कंजम्पशन सबसे ज्यादा है इंडिया में। देन उसके बाद सोयाबीन ऑयल, और उसके बाद मस्टर्ड ऑयल आता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल का ऐसा है कि क्योंकि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लेते हैं तो एक्सपोर्ट हम इतना ज्यादा नहीं करते। सो दिस इज समथिंग दैट वी प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। और उसके बाद था सनफ्लावर ऑयल, जो कि हम मेनली इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो लार्जली डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड, नहीं, हम ज्यादातर इंपोर्टेड ऑयल पर निर्भर करते हैं, जिसमें पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल आते हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है उसमें एक तो मस्टर्ड है, दूसरा सेसमे है, और तीसरा है ग्राउंड नट। ये तीनों ऑयल है जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा यूजेज इनका नहीं है। अगर यूजेज की बात करें तो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर है ए, 1 एंड 2 ओनली, ठीक है। विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स एंड क्लाइमेट एक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज ऑफ 2024 ओवर 70% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। क्या ये लगता है सही होगा ये? हम इतना ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं और स्टिल हम 70% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से जनरेट करते होंगे। दिस इज करेक्ट। देखो, और ओनली 30% इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। Then, despite record growth in renewable energy capacity, fossil fuel usage has continued to increase. This is correct. हमने आर्टिकल यही देखा था कि डिस्पाइट अस इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, स्टिल हमारी जो फॉसिल फ्यूल यूजेज है या जो डिपेंडेंस है वो कम नहीं हो रही है। देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन। मैंने उस दिन भी आपको एक पाई चार्ट सॉर्ट ऑफ बना के बताया था कि जब हम अपना
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 30% रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है और बाकी 70% फॉसिल फ्यूल से, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और हमने एक और बात देखी थी कि ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई। जब हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं, एनर्जी में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, हमको एनर्जी और किसके लिए चाहिए, हमको फ्यूल के तौर पे एनर्जी चाहिए, हमको हीटिंग के लिए एनर्जी चाहिए। सो ये वाली मेनली किससे यूज होती है, तो ये वाला शेयर में सिर्फ 20 to 22% है जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ 20 to 22% यूज होती है और बाकी जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो हम बाकी फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से पूरी करते हैं, जो हमारी हीटिंग फ्यूल इन सब चीजों के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। आई होप आपको ये दोनों चार्ट्स क्लियर हुए। ये तो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कि इलेक्ट्रिसिटी का शेयर 30% है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बाकी भी एनर्जी है जो हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का शेयर कितना है, 20 to 22% और बाकी फॉसिल फ्यूल्स। आई होप इट्स क्लियर। और हमारी स्टेटमेंट जो अगली है वो मैं एक्सप्लेन ही कर चुकी हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन, इनकरेक्ट। 20 to 22% है जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से यूज करते हैं। ठीक है, बाकी फॉसिल फ्यूल से। सो ये सिर्फ 20 से 22% है। नेक्स्ट है, देयर इज एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल वर्ल्ड रीजन्स। क्या ये करेक्ट है? हमने क्या देखा था कि ज्यादातर जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इस साल भी इंक्रीज हुई है या कुछ रिसेंट ईयर्स में इंक्रीज हुई है, वो कहाँ पे हुई है, इन कंट्रीज लाइक एशिया, इन कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, एंड देन यूएसए में भी काफी इसका शेयर है। और एशिया में भी अगर हम बात करें तो चाइना डोमिनेट करता है, यूएसए, इंडिया, इस तरह की कंट्रीज डोमिनेट करती है। हमने बात की थी कि अफ्रीका में सिर्फ 2 गीगावाट्स ही कैपेसिटी जनरेट इस साल हुई है, विच इज वेरी लो। और ये जो डिस्पैरिटी है ये मेनली क्यों है, क्योंकि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की भी बात करते हैं तो ये भी काफी कॉस्टली है, इनकी इंस्टॉलेशन काफी कॉस्टली है। और अगर हम बात करें सोलर पैनल्स की, सोलर पैनल्स या सोलर प्लांट्स लगाने के लिए, तो इसके लिए फोटोवोल्टेइक सेल्स चाहिए, जिसमें ज्यादातर कंट्रीज की किस पे डिपेंडेंस है, चाइना पे। फोटोवोल्टेइक इंडस्ट्री में ज्यादा डोमिनेंस है चाइना की, जिसके कारण सबको उनसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो भी मार्केट में आता है वो ज्यादातर यूएसए और इंडिया जैसी कंट्रीज इंपोर्ट कर लेती है। ठीक है, और इसकी वजह से ये थोड़ी डिस्पैरिटी है। सो करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल इनिशिएटिव्स स्पेसिफिकली एम्स एट प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड लिमिटिंग फॉसिल फ्यूल यूसेजेस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिन्यूएबल एनर्जी के लिए था। हाँ जी, जो जब पेरिस अग्रीमेंट हुआ था COP 21 में ही, इस इसी टाइम पे ये भी शुरुआत इसकी की थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। और ये किस लिए है, ग्लोबली सोलर एनर्जी को अडेप्ट करने के लिए, मोर अडेप्शन के लिए ये आया था। सो दिस इज करेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है। देन मिशन इनोवेशन, मिशन इनोवेशन क्यों है, किस लिए आया है मिशन इनोवेशन? मिशन इनोवेशन है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली क्लीन एनर्जी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस सेक्टर में फोकस करता है मिशन इनोवेशन। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन ग्लोबल बायो एनर्जी पार्टनरशिप, ये भी नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये सस्टेनेबल बायो एनर्जी की तरफ काम करता है, तो ये भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, को प्रमोट करने की बात करता है। देन पावरिंग फास्ट कोल अलायंसेस, ये भी नाम से आप समहाउ गेस कर सकते हैं दैट ये भी क्या करता है, ये बेसिकली फेज आउट करने की बात करता है, जो अनअबेटेड कोल पावर प्लांट्स है उनको फेज आउट करने की बात ये करता है। बेसिकली कोल पावर को कम किया जाए, उस दिशा में ये काम करता है, उनके फेजिंग आउट में ये काम करता है। तो ऑल दीज आर समहाउ एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमारा आंसर यहाँ से हुआ डी, 1, 2, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू क्लिनिकल डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Indian Council of Medical Research currently has a comprehensive and enforceable guidelines for handling of all types of diagnostic samples. क्या देखा था हमने कि जी कोविड के टाइम पे तो इन्होंने गाइडलाइंस इशू कर दी थी, जो इन्होंने की थी हाई रिस्क सैंपल्स के लिए।
अदरवाइज सभी सैंपल्स के लिए जो सैंपल्स कलेक्ट होंगे उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लेबोरेटरी में वो किस तरह से टेस्ट किए जाएंगे, उनकी रिपोर्टिंग किस तरह से होगी, इस पे कोई एनफोर्सिएबल गाइडलाइन नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव और एनफोर्सिएबल नहीं है। सो दिस इज इनकरेक्ट। यही तो पूरा आर्टिकल था जो हमने डिस्कस किया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सॉरी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि आप जल्दी से गाइडलाइंस लेके आइए, अदरवाइज हम इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेंगे, क्योंकि हमने काफी टाइम से आपको कहा हुआ है कि गाइडलाइंस लेके आइए। देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने कहा कि जो ये गाइडलाइंस है ये बन चुकी है, अभी लॉ मिनिस्ट्री के पास है और जल्दी ही ये आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, अभी प्रेजेंटली कोई गाइडलाइन नहीं है। देन नेक्स्ट है, द एब्सेंस ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सैंपल कलेक्शन एंड हैंडलिंग हैज लेड टू अनरेगुलेटेड डायग्नोस्टिक प्रैक्टिसेस अक्रॉस सेवरल स्टेट्स। करेक्ट, हमने क्या देखा था कि आइसोलेटेड से सैंपल कलेक्शन सेंटर है, जो शायद आपकी सिटी में भी होंगे, कि कुछ लोग हैं लेबोरेटरी में सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, देन वो कहीं दूर किसी लेबोरेटरी को भेजते हैं और जिसमें फिर कुछ वो बताते हैं कि जी 2-3 दिन का टाइम लगेगा आपकी रिपोर्ट आने में। ठीक है, तो एक तरह से कोई गाइडलाइन नहीं है जिससे जिस तरह से हैंडल किया जाए और ट्रांसपोर्ट किया जाए ये जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये करेक्ट है, क्योंकि कोई नेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, उसकी वजह से सभी जो स्टेट्स है वहां पे अनरेगुलेटेड डायग्नोस्टिक प्रैक्टिसेस की जाती है। देन थर्ड है, द सुप्रीम कोर्ट इन 2017 mandated that lab reports should be countersigned by pathologist with post graduate qualification। yes, वो जो रिट पिटिशन हुई थी, डॉक्टर रोहित जैन ने जो रिट पिटिशन फाइल की थी, उसी के रिस्पॉन्स में ये कहा गया था कि ये जो क्या होता था, ये जो सैंपल कलेक्शन करती थी कुछ लेबोरेटरीज, ये जब सैंपल कलेक्शन जो करते थे ये सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स, देन ये लेबोरेटरी में भेजते थे, तो जो इंसान इनको साइन करता था, सिग्नेचर करता था रिपोर्ट पे, वो यूजुअली कौन होते थे, या तो एमएससी ग्रेजुएट या पीएचडी होल्डर्स। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि आपको एटलीस्ट एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए जो इस तरह की रिपोर्ट्स को साइन करे, और साथ ही में उनके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए पैथोलॉजिस्ट की। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन नेक्स्ट है, द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018 comprehensively addressed the issue of minimum standards for diagnostic laboratories। नहीं, ऐसी कोई भी गाइडलाइंस इनकी तरफ से नहीं आई है। और दूसरे, ये जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये एजेंसी है, इसका काम बेसिकली क्या है, ये जो एक्ट आया था 2010 का, इससे क्या होता है, जो आयुष और एलोपैथिक जो सेंटर्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, आयुष भी और एलोपैथिक हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज भी, इनकी रजिस्ट्रेशन का काम मेनली इससे होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का काम ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स से होता है। ठीक है, और रही बात ये गाइडलाइंस इशू करने की, या जो ये डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज है इनको मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताने की, या इनको अक्रीडिएट करने की, तो इसके लिए एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल अक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, जिसको शॉर्ट में NABL भी लिखा जाता है, नेशनल अक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मेनली ये वाला काम, ये जो लेबोरेटरीज को रजिस्टर करने का काम और साथ में इनको मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताने का काम इनका होता है। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी है NABL। ये क्या करते हैं, ये रजिस्टर करते हैं आयुष और एलोपैथिक सेंटर्स को, हेल्थ फैसिलिटीज को मेनली। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड सो आवर आंसर इज 2 and 3 ओनली। B is our correct option. Next है, with reference to United Nations membership process and case of Palestine's membership bid, consider the following statement। हमने देखा था, चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। फॉर अ स्टेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इट मस्ट बी recommended बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड देन अप्रूव्ड बाय 2/3 majority इन जनरल असेंबली। हमने UN का मेंबर कैसे बना जाता है, ये पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कि आप पहले जो जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं उनको एप्लीकेशन देंगे, देन वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, वहां पे एटलीस्ट कोई आपको वीटो ना करे P5 वाला,
आपकी मेंबरशिप की बिड को। और जो बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें से कितने 4 का एटलीस्ट आना चाहिए, मतलब कुल मिला के 15 लोगों 15 में से एटलीस्ट 9 लोगों का रिकमेंडेशन आपके पास होना चाहिए। 9 लोग आपको रिकमेंड करें और P5 में से किसी की भी वीटो ना आए, और देन इट इज अल्टीमेटली फॉरवर्डेड टू यूएनजीए। ठीक है, और जहां पे अगर 2/3 मेजोरिटी वोट्स आ जाती है, तो फिर जो स्टेट है उनको ऐड कर लिया जाता है यूनाइटेड नेशंस में। जब हम पैलेस्टीन वाला डिस्कस कर रहे थे, तब हमने ये डिस्कस किया था। सो दिस इज करेक्ट। पैलेस्टीन इज करंटली अ फुल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस विद वोटिंग राइट्स इन द जनरल असेंबली। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर पैलेस्टीन को मेंबर बनना होगा, तो सबसे पहले तो यूएनएससी में कौन बैठा है? यूएसए। यूएसए तो पहले ही वीटो लगा देगा, वो कैसे पैलेस्टीन को मेंबर बनने देगा? तो पैलेस्टीन मेंबर नहीं है। ठीक है, फुल मेंबर नहीं है। द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज वीटोड पैलेस्टीन्स फुल मेंबरशिप बिड इन द पास्ट। दिस इज करेक्ट। लास्ट ईयर भी इन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट की थी, और क्योंकि यूएसए ने ही वीटो कर दिया था, तो अल्टीमेटली ये मेंबर नहीं बन पाए थे। देन observer state status at the UN allows participation in the General Assembly debates but without voting rights. This is correct. ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस में आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, लेकिन आप प्रेजेंट रह सकते हैं उस पर्टिकुलर मीटिंग में। ठीक है, सो हमारा आंसर यहां से हुआ 1, 3 एंड 4 ओनली। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू कोडावलाई सिस्टम ऑफ द चोला डायनेसिटी रिसेंटली हाईलाइटेड फॉर इट्स अर्ली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, गंगई कोंडा चोलापुरम, जो लॉस्ट कैपिटल, यहाँ पे वो गए थे। एंड देन उन्होंने इस पर्टिकुलर जो सिस्टम का जिक्र किया कि हम मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, यूके के मैग्ना कार्टा की, कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अंडरलाइन करता है, बट वी ऑलरेडी हैड समथिंग ईयर्स एंड ईयर्स बैक। ठीक है, तो उन्होंने कोडोवलाई सिस्टम का जिक्र किया था, हमने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कोडोवलाई सिस्टम वाज अ यूनिक फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस यूज्ड फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द चोला पीरियड। करेक्ट। चोला डायनेसिटी से एसोसिएटेड है और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शंस के लिए यूज किया जाता था, जिसमें जो ब्राह्मण विलेज है उनके लिए उनकी काउंसिल को क्या कहते थे? सभा। और जो नॉन ब्राह्मण विलेज है उनको कहते थे उर। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ही इलेक्शंस होते थे, एंड ओनली इंडिविजुअल्स हु पेड टैक्सेस ओन लैंड्स वर एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस अंडर द सिस्टम। करेक्ट। और इसकी हमने डिस्क्वालिफिकेशंस भी डिस्कस करी थी कि वो इंडिविजुअल है वो अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, उस पर कोई डोमेस्टिक अब्यूज का केस नहीं होना चाहिए, उस पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट वो आदमी नहीं होना चाहिए। इस तरह की कुछ इस तरह की कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी इनकी थी, और ये उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में इसका जिक्र था। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने ये आर्टिकल पढ़ा था। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। दिस द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स एंड सिलेक्टेड थ्रू अ लॉटरी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉट। हाँ जी, हमने देखा था कि एक पॉट सॉर्ट ऑफ में पाम लीव्स पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम लिख के रख दिए जाते थे, एंड देन एक इंडिविजुअल को बुलाया जाता था और वो पर्ची उठाते थे, और इसको क्या मान लिया जाता था? एक तरह से गॉड विल मान लिया जाता था कि भगवान ने इसको चुना है। ठीक है, तो पाम लीव्स का यूज करके इस तरह के इलेक्शंस उस समय पे भी होते थे। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। देन नेक्स्ट है, द सिस्टम अलाउड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट। दिस इज इनकरेक्ट। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लोअर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और साथ ही में जो लैंडलेस लोग थे उनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी कि आपके पास लैंड होना चाहिए और आप टैक्सेस पे कर रहे होने चाहिए। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 1, 2 एंड 3 ओनली। देन नेक्स्ट है, with reference to the ongoing Israel-Palestine conflict, consider the following statements. The Oslo Accords of the 1990s were a series of agreements aimed at achieving a two-state solution between Israel and Palestine. This is correct. Israel और पैलेस्टीन में एक सोल्यूशन लाया जा सके, पीसफुल सोल्यूशन लाया जा सके, जिसको क्या कहते हैं? टू स्टेट सोल्यूशन, यानी कि इजराइल और पैलेस्टीन को दो अलग अलग स्टेट की तरह देखा जाए, या दो अलग अलग कंट्रीज की तरह देखा जाए। ये ऑस्लो अकॉर्ड्स का मेन एम था, बट ये इवेंचुअली फेल हो गए थे। देन द गाजा स्ट्रिप इज करंटली गवर्न्ड बाय पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अब्बास। क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है? बट दिस इज इनकरेक्ट। हम देख रहे हैं कि गाजा में अभी
भयंकर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है और वो मेनली ब्लॉकेड इम्पोज किया हुआ है इसराइल ने। देखो इस तरह की जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ना, ये वेस्ट बैंक में ऑपरेट करती है। जो वेस्ट बैंक है, देयर आर 3 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज इन इसराइल, आपको पता होगा। वेस्ट बैंक है, यहाँ गाजा स्ट्रिप है और ऊपर गोलान हाइट्स है। तो इसमें से जो वेस्ट बैंक है वहां पे ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो वर्क करती है। जो गाजा स्ट्रिप है वो इज मेनली अंडर द कंट्रोल ऑफ इसराइल ओनली, और यहाँ से हमास जो मिलिटेंट ग्रुप है वो भी ऑपरेट करता है। और सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। The recent escalation in conflict has drawn international criticism, with some countries recognizing Palestine as a sovereign state. हमने ये आर्टिकल क्यों पढ़ा था? हमने देखा था कि फ्रांस ने कहा है कि जो सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन होगा वहां पे हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि देखो, हमास ने मिलिट्री एक्शन लिया या अटैक किया, रेदर किया इसराइल पे। देन इसराइल ने रिटेलिएट करते हुए जो ये गाजा स्ट्रिप है वहां पे हमला करना शुरू कर दिया, और अब वहां पे बहुत ही खतरनाक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। वहां पे लोग हंगर से सफर कर रहे हैं। हमने देखा था कि वहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं वहां बेबी फूड तक नहीं है और बच्चे माल नरिश्ड हो चुके हैं। पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर। और वहां पे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उन पे भी आर्म्ड हमले हो रहे हैं। सो इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखते हुए एक इंटरनेशनल सिंपैथी जो गाजा के लोग हैं उनको मिल रही है। और वैसे ही एक फ्रांस है, देन माल्टा, हमने देखा था कि माल्टा, बेल्जियम, इस तरह की कंट्रीज ये सब अब एक तरह से रिकॉग्नाइज करने की ओर है पैलेस्टीन को। ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है ये अब ऑपरेशनलाइज होने के लिए ये सभी कंट्रीज पुश कर रही है। और यूके ने क्या कहा है? यूके ने एक कंडीशनड अप्रोच करी है कि अगर आप ये जो क्राइसिस चल रहा है अगर आप इसको रोक देंगे तो हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज हम भी जो सितंबर में सेशन होगा हम भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है। यूके का ये स्टांस आया है। और इसराइल इसको क्या कह रहा है? इसराइल कह रहा है कि आप एक तरह से जो टेरर हुआ है हमारे ऊपर, टेरर एक्टिविटी हुई है, उसको आप रिवॉर्ड दे रहे हैं इनको रिकॉग्नाइज करके, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। देन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज ग्रांटेड फुल यूएन मेंबरशिप टू पैलेस्टीन। फुल मेंबरशिप है क्या? नहीं, इनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस। फुल मेंबरशिप नहीं है। फुल मेंबरशिप को कौन वीटो कर देता है? यूएस, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट है 1 and 3 ओनली। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द ब्रह्मपुत्र रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन अंगसी ग्लेशियर रीजन। रीजन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ग्लेशियर नहीं लिखा है, रीजन भी लिखा है आगे, ऑफ तिब्बत एंड इज नोन एज यारलुंग सांगपो एंड इन इट्स अपर कोर्स। तिब्बत में इसका नाम क्या है? यारलुंग सांगपो है, हमने देखा था। देखो ये जो आंगसी ग्लेशियर रीजन है, अगर हम पूरा रीजन देखें तो उसका नाम है आंगसी ग्लेशियर रीजन। लेकिन अगर सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्लेशियर देखना हो तो वो हमने देखा था, वो कौन सा था? चेमयुंग डुंग ग्लेशियर, जहां से ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। इसी के नॉर्थ में एक्चुअली ये आंगसी ग्लेशियर है, लेकिन इस पूरे रीजन को आंगसी ग्लेशियर रीजन कहा जाता है। यहाँ से एक हेड वाटर आता है, एक स्ट्रीम सॉर्ट ऑफ आती है जो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर में मिलती है, जहां से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेट होता है। या ब्रह्मपुत्र नहीं, यहाँ वहां पे उसको क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो, ठीक है। ऑल राइट, समझ आई ये बात? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन का नाम आंगसी ग्लेशियर रीजन ही है। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज कौन सी है? कैलाश रेंज, ठीक है। माउंटेन रेंज है कैलाश, ग्लेशियर पर्टिकुलर है चेमयोंगडोंग, लेकिन रीजन कौन सा है? आंगसी ग्लेशियर रीजन। ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको, ट्रेडिशनली एनसीईआरटीज में ये नहीं मिलती। देन नेक्स्ट है, इट एंटर्स इंडिया थ्रू दिहांग गॉर्ज एंड फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश बिफोर एंटरिंग आसाम। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? सियांग। वहां इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहते, सियांग कहते हैं। करेक्ट। द ब्रह्मपुत्र इज अ पेरिनियल रिवर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर देन गंगा। कह रहे हैं गंगा से भी ज्यादा इसमें वॉल्यूम है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तो इसके एक्सटेंसिव ग्लेशियर और मॉनसून फेड रिसोर्सेज है, और साथ में हमने देखा था कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है या नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है वहां की टोपोग्राफी कैसी है? फनल शेप्ड। सो इवेंचुअली जो सारा का सारा वाटर शेड है या जो वाटर बेसिन है
ब्रह्मपुत्र रिवर का, वो सारा का सारा पानी इवेंचुअली वाटरशेड से कहाँ आता है? ब्रह्मपुत्र रिवर में, क्योंकि इसकी फनल शेप्ड टोपोग्राफी है। ठीक है, सो इसी के कारण इसका जो वाटर का वॉल्यूम है वो गंगा से भी ज्यादा है। गंगा लॉन्गेस्ट जरूर है, लेकिन वॉल्यूम की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र है। दिस इज करेक्ट। देन चाइना एंड इंडिया हैव अ फॉर्मल बायलेटरल ट्रीटी ऑन शेयरिंग ऑफ ब्रह्मपुत्र वाटर रिसोर्सेज। हमारी ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है, बस हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने पे थोड़े अग्रीमेंट जरूर है। और हमने एक एमओयू भी साइन किया था, जो हमने देखा था कि 2023 में एक्सपायर हो गया था, और कोई फ्रेश एमओयू उसके बाद साइन नहीं हुआ है। कोई फॉर्मल बायलेटरल ट्रीटी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जैसे चाइना ने जो डैम अभी बनाना शुरू किया है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जो ग्रेट बेंड के पास है, उसके बाद से ब्रह्मपुत्र रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑल्दो हमने डिस्कस कर ली है सारी की सारी, बट ये आपको याद रखनी है दैट देयर इज नो फॉर्मल ट्रीटी, बायलेटरल कोई ट्रीटी नहीं है, बट हम पुश जरूर कर रहे हैं कि इस तरह की कोई ट्रीटी हम साइन कर लें चाइना के साथ। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू रीबेसिंग ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रीबेसिंग जीडीपी इन्वॉल्व्स अपडेटिंग द बेस ईयर टू रिफ्लेक्ट मोर रीसेंट प्राइसेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। ये हमने क्यों देखा था? हमने देखा था कि नाइजीरिया ने अपने जो जीडीपी बेस ईयर था उसको चेंज किया, और इवेंचुअली वो 58th पोजीशन से 55th पोजीशन पे आ गए। मतलब उनकी जीडीपी 55th लार्जेस्ट बन गई 58th लार्जेस्ट से एक ही दिन में। और ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना जीडीपी का जो बेस ईयर था उसको चेंज किया। ठीक है, सो और ये किया क्यों उन्होंने? ताकि उनको मोर रीसेंट प्राइसेस पता चल सके। जैसे हमारा 2011-12 का बेस ईयर है, और 2011-12 के प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है, जिसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। और एक होती है जो करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट की जाती है, उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो उन्होंने अपना बेस ईयर चेंज किया, जो ये कांस्टेंट प्राइसेस वाला ईयर था ये बेसिकली चेंज किया, उसको कहते हैं रीबेसिंग। So this is correct. Then India is planning to rebase its GDP with a new base year of 2022-23, replacing the current base year of 2011-12. This is also correct. हम चेंज करने का सोच तो रहे हैं, और ये चेंजेस मेनली कब तक होंगे? 2026 तक। और ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो भी हमारी डिजिटल इकोनॉमी है, और साथ में जो जीएसटी रोल आउट हुआ है, जीएसटी रोल आउट होने के बाद ये जो मीट्रिक्स चेंज हुए हैं, इनको अपनी जीडीपी में अकोमोडेट करने के लिए इस तरह के चेंजेस किए जाने हैं। ठीक है, तो 2026 तक ये चेंजेस मेनली रोल आउट किए जाएंगे। अभी हमारा जो बेस ईयर है वो है 2011-12, लेकिन हाँ, इसको चेंज करने की बात चल रही है। ठीक है, थर्ड है, रीबेसिंग ऑफन लीड्स टू लोअर जीडीपी एस्टिमेट्स ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स एंड डिफ्लेशनरी एडजस्टमेंट। दिस इज इनकरेक्ट। देखो, लोअर जीडीपी एस्टिमेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट देखो, नाइजीरिया का तो बढ़ गया था। इनफैक्ट जैसे इन्होंने रीबेसिंग करी, इनकी तो जीडीपी इन्फ्लेटेड और ज्यादा दिखाई दी। तो एक तरह से क्या होता है, कुछ मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि जीडीपी लो होगी या हाई होगी, ये कोई फिक्स चीज नहीं है। और इनफॉर्मल सेक्टर और डिफ्लेशनरी एडजस्टमेंट से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप डिजिटल सर्विसेज और साथ में डिजिटल इकोनॉमी और आईटी सर्विसेज, इनके इंक्लूजन से थोड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, इनके एडजस्टमेंट से जीडीपी में फर्क पड़ता है, और इनफॉर्मल सेक्टर और डिफ्लेशनरी एडजस्टमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही में लो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, हाई भी हो सकती है। ठीक है, हाई और लो दोनों हो सकता है। So this is incorrect. Then the base year revision affects only nominal GDP and not real GDP growth calculations. देखो यार, बेस ईयर कौन सी जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है? रियल जीडीपी, कांस्टेंट प्राइसेस वाली। कांस्टेंट प्राइसेस कहते हैं ना ये बेस ईयर वाले को, ये रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो इससे नॉमिनल जीडीपी थोड़ी ना अफेक्ट होगी, इससे रियल जीडीपी अफेक्ट होगी। तो दिस इज इनकरेक्ट। बेस ईयर रिविजन से रियल जीडीपी अफेक्ट होती है, नॉमिनल जीडीपी नहीं। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी तो अभी करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज इनकरेक्ट। 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट।
करेक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। देन द प्राइमरी हैबिटेट इंक्लूड्स ग्रासलैंड्स एंड ओपन स्क्रैबलैंड्स मेनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, और पाकिस्तान वाले एरिया में भी ये स्पॉट किए जाते हैं। ठीक है, वहां पे भी जहां पे ग्रासलैंड और स्क्रबलैंड्स मिलते हैं। सो दिस इज करेक्ट। देन वन ऑफ द मेजर थ्रेट्स टू इट्स सर्वाइवल इज कोलिजन विद पावर ट्रांसमिशन लाइंस। करेक्ट। देखो, जो ये राजस्थान गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे हम सोलर एनर्जी के लिए थोड़ा काम करते हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है वो सोलर प्लांट्स यहाँ इंस्टॉल करना चाहती है। तो सोलर प्लांट्स जो जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या जो पावर जनरेट होगी, उसको इवेंचुअली स्टोर करने के लिए ग्रिड्स से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। उसको ग्रिड से कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी ताकि वो इवेंचुअली हम यूज कर पाए। तो इस केस में क्या होता है कि जो ग्रिड्स या जो पावर लाइंस बिछाई जाती हैं वो उन्हीं में फंस के, इन्हीं के साथ कोलिजन होके ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं इनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक मेजर थ्रेट था जिसके कारण ही 2019 में आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा था कि ये जो आप पावर ट्रांसमिशन लाइंस लगा रहे हैं इनको अंडरग्राउंड लगाइए। ठीक है, जहां पे भी इनका ये हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, यहाँ पे इनको, जहां पे इनके क्रिटिकल एरियाज है, एक्चुअली पूरा हैबिटेट की बात नहीं थी, जहां पे क्रिटिकल एरियाज है, जहां पे ये क्रिटिकल हैबिटेट एरियाज जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैं, वहां पे इस तरह की ग्रिड्स या इस तरह की ट्रांसमिशन लाइंस अंडरग्राउंड लगाइए, ऊपर नहीं। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। Project Bustard, launched by the Ministry of Power, focuses on captive breeding of great Indian bustards in protected forest areas. देखो, अब जिसको भी ये सुप्रीम कोर्ट वाली स्टोरी पता है या जिसको भी ये पता है कि ट्रांसमिशन लाइन की वजह से इनकी डेथ होती है, उनको लग सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऐसा कोई, हो सकता है कि लॉन्च किया हो, है ना, गिल्ट में आके उन्होंने इस तरह का कोई लॉन्च कर रखा हो, बट ये इनकरेक्ट है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट बस्टर्ड जैसा कुछ है ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, और अगर इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग नहीं होती, इनकी कंजर्वेटिव ब्रीडिंग पे काम किया जाता है, और वो काम भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं करती। कौन करता है ये? कंजर्वेटिव ब्रीडिंग पे काम करता है, लेकिन कौन? एक तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के साथ मिलके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंजर्वेटिंग ब्रीडिंग पे काम करती है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसको अभी वेडनेसडे को लॉन्च किया गया। श्री हरिकोटा जो हमारा स्टेशन है वहां से इसरो ने लॉन्च किया, और हमने निसार पूरा डिस्कस उस समय पे किया था। निसार is the first satellite mission to use dual frequency radar L band and S band for Earth observation. करेक्ट। हमने क्या देखा था कि जितनी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उसमें यूजुअली एक ही बैंड यूज किया जाता है, और निसार पहली है जिसमें दोनों होता है, जो कि जॉइंट वेंचर है नासा और इसरो का। और इसमें एल बैंड और एस बैंड यूज होता है, जो कि एल बैंड इज डेवलप्ड बाय यूएसए और एस बैंड बाय इसरो। एल बैंड की खासियत क्या थी कि ये अर्थ के सरफेस के बीनीथ भी पेनिट्रेट कर जाता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर भी है, जिससे कि जो अर्थ के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, फॉर एग्जांपल टेक्टोनिक एक्टिविटीज, ठीक है, सीस्मिक एक्टिविटीज, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, साथ में जो बायोमास है, इस तरह की कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। और जैसे आइस कैप्स है, आइस कैप्स का मास भी ये कैलकुलेट करेगा। जैसे होता है ना कि आइसबर्ग ऊपर थोड़ा दिखता है, देन उसकी नीचे अंडरग्राउंड वो काफी ज्यादा होता है, तो क्योंकि ये ग्राउंड के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, ऑब्जर्व कर की जा सकती है, ये जो एल बैंड वाली रेडार है, रेज होंगी, बेसिकली वेव्स होंगी, ये माइक्रोवेव्स को यूज करेगा, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर जाएगी अर्थ के नीचे भी, तो इस तरह से ये डेटा कलेक्ट कर लेगी इन सब चीजों का भी। सो दिस इज करेक्ट। देन इट इज प्राइमरीली डिजाइन टू मॉनिटर ग्लोबल ओशियन करंट्स एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज। नहीं, हाँ ये काम कर सकती है कि ग्लोबल ओशन करंट और मैरीटाइम बाउंड्रीज को भी कर ले, लेकिन इनका प्राइमरी फंक्शन ये नहीं है। ठीक है, द सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इनटू अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इनकरेक्ट, सन सिंक्रोनस नहीं थी वो, पोलर ऑर्बिट थी। ठीक है, पोलर ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था, और इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा था? जीएसएलवी मार्क 2 था, 3 नहीं था। और जो स्पेस क्राफ्ट था वो भी इंडियन था, या वो भी इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, so this is incorrect. Then one of the key applications of NISAR is in measuring land subsidence, glacier movements, biomass changes over time. ये करेक्ट है, क्लाइमेट चेंज जैसे एक्टिविटीज में ये बहुत हेल्प करेगा। और इंडिया का जो शॉर्ट बैंड वाला है वो सरफेस लेवल चेंजेस को ऑब्जर्व करेगा, और ये बियॉन्ड द सरफेस, एल बैंड बियॉन्ड द सरफेस,
और एस बैंड सरफेस लेवल। तो ये हमारे जो एग्रीकल्चर है इन सब चीजों पे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजिकल डेटा, इन सब चीजों में हमको हेल्प करेगा। ठीक है, बट मेनली अगर इसका स्पेशलिटीज देखे जाए तो वो होगा क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर मूवमेंट्स, बायोमास, लैंड सबसिस्टेंस, इस तरह की एक्टिविटीज। सो 1 and 4 आर करेक्ट। देन नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन एक्सपोजर। PM 2.5 primarily produced by vehicle emissions and thermal power plants is linked to an increased risk of dementia। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें डिमेंशिया के रिस्क के लिए स्टडी किया गया था ये कुछ पॉल्यूटेंट्स को, जिसमें एक PM 2.5 था, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, और तीसरा क्या था, ब्लैक कार्बन सूट। ठीक है, सो देखते हैं। PM 2.5 primarily produced by vehicle emissions and thermal power plants is linked to an increased risk of dementia। यस, हमने देखा था कि इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से, एक दिन के एक्सपोजर की बात नहीं थी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से क्या होता था, 17% रिस्क बढ़ जाता था अगर कोई इंडिविजुअल 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर है 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो इससे क्या होता था, जो डिमेंशिया के रिस्क थे वो 17% ऑलमोस्ट बढ़ जाते थे। और हमने ये भी देखा था कि जो दिल्ली का लेवल था वो ये 10 माइक्रोग्राम, कह रहे हैं कि 10 माइक्रोग्राम से ही 17% बढ़ जाता है, लेकिन दिल्ली का कितना था, 72%, 72 माइक्रोग्राम समवेयर इसका लेवल्स देखे गए थे। देन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सपोजर हैज नो प्रूवन लिंक टू डिमेंशिया रिलेटेड हेल्थ एस्पेक्ट्स। नहीं, हमने देखा था कि 3% का इसका भी रिस्क था, मतलब ये 3% से रिस्क बढ़ा देता था अगर इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो रहा है। देन द CPCB इन इंडिया करंटली मॉनिटर्स एंड सेपरेटली रिपोर्ट्स ब्लैक कार्बन सूट लेवल। नहीं, हमने क्या देखा था कि क्या करता था ये, इस तरह के कोई सेपरेट स्टडीज नहीं आती ब्लैक कार्बन के लिए, लेकिन ब्लैक कार्बन सबसे ज्यादा लीथल था। ब्लैक कार्बन क्या था कि वो 13% से रिस्क इंक्रीज कर देता था, लेकिन क्या था, 1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक मीटर पे, अगर जैसे ये लोग 10 माइक्रोग्राम इनहेल करने पे या इतने एक्सपोजर पे 17% इंक्रीज हो रहा है, ये 1 माइक्रोग्राम पे ही 13% का इंक्रीज आ रहा है। तो सबसे ज्यादा लीथल कौन सा था, ब्लैक कार्बन सूट, ब्लैक कार्बन या सूट जिसको कहते हैं। बट इसको CPCB अभी सेपरेटली मॉनिटर नहीं करती। ठीक है, और हमने इसका कारण में मेनली क्या देखा था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन आर अमंग द प्रपोज्ड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म लिंकिंग एयर पॉल्यूशन टू न्यूरोडिजेनरेटिव स्ट्रेस। जो भी न्यूरोडिजेनरेटिव स्ट्रेस होता है पॉल्यूशन के कारण, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। हमारा आंसर यहां से हुआ 1 and 4 ओनली। देन विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक्स एंड सीस्मिक वेव्स consider the following statements। Primary waves, P waves, are longitudinal waves that can travel both solid and liquid layers of the earth, including the outer core। हमने देखा था कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना ज्यादा हाइयर द डेंसिटी हाइयर द वेलोसिटी, जितनी ज्यादा डेंसिटी ऑफ द मीडियम उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी सीस्मिक वेव्स की ट्रेवल करने की। और ये भी बताया था कि डेंसिटी, जो ये क्रस्ट, मेंटल कोर, 3 लेयर्स हैं इसमें, इस तरह से हाई होती जाती है। ठीक है, मतलब कि इनर कोर में डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, आई एम सॉरी, इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट, और आउटर कोर कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, या सेमी लिक्विड स्टेट कह सकते हैं। और अपर मेंटल अपर मेंटल है सेमी सॉलिड स्टेट में। सेमी सॉलिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड नहीं लिख लेना कहीं भी कभी भी, या सेमी लिक्विड पे टिक मत मार के आना। देखो, अगर वो सेमी लिक्विड होगा ना, तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये जो प्राइमरी वेव्स है, चलो इसकी तो, ये तो डेंसिटी से तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये हर तरह की डेंसिटी में ट्रेवल कर जाती है पी वेव्स। बट जो एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है, ये लो डेंसिटी में ट्रेवल नहीं करती, यानी कि, और ये लिक्विड से ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, लिक्विड में ये ट्रेवल नहीं कर पाती। तो अगर ये सेमी लिक्विड होता ना, तो ये मेंटल से ही आगे पास नहीं होती और इसका शेडो जोन फिर बहुत बड़ा आ जाता। ठीक है, बट
ये मेंटल, अपर मेंटल से पास होती है, बट ये इनर कोर से पास नहीं होती, तो इसीलिए 108 डिग्री के बाद इसका शेडो जोन शुरू हो जाता है। ऑल राइट, समझ आई बात क्या समझा रही हूं मैं? सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाँ जी, आउटर कोर से नहीं होती क्योंकि आउटर कोर इज सेमी लिक्विड। देन आई एम वेरी सॉरी। प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दैट कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड लेयर्स, ये हमने देखा था, ये करेक्ट है। द रिक्टर स्केल एंड द मोमेंट magnitude scale both measures the intensity of ground shaking felt during an earthquake। ये लिख कह रहा है कि दोनों ही जो ग्राउंड शेकिंग है ड्यूरिंग अर्थक्वेक उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए काम आता है। अगर आपको ये स्टेटमेंट सही लग रही है कि हाँ यार ये दोनों स्केल्स तो रिक्टर स्केल भी और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मर्कैली स्केल होना चाहिए, है ना? मर्कैली स्केल यहाँ होना चाहिए। रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल अगर दोनों ही आपको लग रहा है कि ये तो अ, दोनों ही किस लिए यूज होते हैं, इसको मर्कैली देखना, ठीक है? मर्कैली स्केल और रिक्टर स्केल दोनों ही अर्थक्वेक मेजर करने के लिए यूज होते हैं, सही तो है ये। बट मैंने आपको क्या समझाया था कि रिक्टर स्केल में आता है मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था, और मर्कैली स्टेट क्या बताता है, स्केल क्या बताता है, इंटेंसिटी। सो दोनों ही इंटेंसिटी नहीं बताते हैं ग्राउंड शेकिंग की, इंटेंसिटी बताता है मर्कैली स्केल, जिसमें इंटेंसिटी यानी कि कितना शेकिंग हमको फील हुआ अर्थ के क्रस्ट पे, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि जो फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई थी हाइपोसेंटर के पास, हाइपोसेंटर से कितनी एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, समझ आया? इंटेंसिटी है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितनी ज्यादा वेव्स फील की गई। इसीलिए जो रिक्टर स्केल है उसकी जो रीडिंग आती है वो हाइपोसेंटर से इंडिपेंडेंट होती है, चाहे हाइपोसेंटर कितना ही दूर हो, कितना ही शैलो हो, कितना ही शैलो या कितना ही डीप हो, रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड का रीडिंग आएगी वो सेम रहेगी थ्रू आउट। बट मर्कैली स्केल की डिफरेंट होती है क्योंकि इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। अगर हाइपोसेंटर से दूर की हम बात करेंगे, दूर की शेकिंग हम या दूर की इंटेंसिटी ले रहे हैं, तो वो थोड़ी कम होगी, थोड़ी कम इंटेंसिटी की जो वेव्स है वहां फील होगी, तो डिस्ट्रक्शन कम होगा, तो इस तरह से इनकी जो स्केलिंग होती है वो कम होती है। आई होप आपको समझ आया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि ये दोनों ही इंटेंसिटी नहीं बताते, एक इंटेंसिटी बताता है, एक मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सबडक्शन जोन एंड convergent plate boundaries are most commonly associated with the generation of high magnitude megathrust earthquakes। दिस इज करेक्ट। हमने देखा था जो अभी कामचाटका पेनिनसुला, रशिया का जो फार ईस्ट रीजन में कामचाटका पेनिनसुला है, वहां पे अर्थक्वेक आया, और वो क्यों आया, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेस सबडक्शन जोन में लाया करता है, जिसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, जहां पे जो पैसिफिक प्लेट है, ओशियानिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है डिफरेंट अदर प्लेट्स में। ठीक है, वहां पे और काफी सारी प्लेट्स है जिनमें पैसिफिक प्लेट, ओशियानिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बन रही है, जिसके कारण फॉल्ट लाइंस बनती है, और इवेंचुअली जब फ्रिक्शन ओवरकम हो जाती है तो इस फॉल्ट लाइन से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होती है सीस्मिक वेव की फॉर्म में, और हम इवेंचुअली क्या एक्सपीरियंस करते हैं, अर्थक्वेक। इसी रिलीज ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, ऑल राइट, सो समझ आया। और तीन हमने एरियाज भी पढ़े थे जो बहुत ज्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के लिए, एक तो यही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और दूसरा क्या था, एल्पाइड जोन। ना ये एल्पाइड जोन कौन सा था, जावा ट्रेंच से एक्सटेंड होता हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, देन हमारा जो पूरा हिमालयन बेल्ट है, अल्टीमेटली अफगानिस्तान तक, यहां तक ये है एल्पाइड जोन या एल्पाइड रीजन, जहां पे वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट 13 से 14% का अर्थक्वेक यहाँ एक्सपीरियंस किए जाते हैं, लेकिन वो बहुत लीथल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज या फिर अर्थक्वेक एक्टिविटीज, सीस्मिक एक्टिविटीज होती है, वो यहाँ होती है। और अ, तीसरा जोन था मिड मिड अटलांटिक रिज के पास, है ना, मिड अटलांटिक जो रिज है, दैट इज द थर्ड जोन, जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। I hope it's clear. Then, with reference to tsunamis, consider the following statements.
Tsunamis are primarily caused by atmospheric disturbances. Tsunamis are primarily caused by atmospheric disturbances such as cyclones and storm surges. मैंने क्या बताया था? एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस से होता है क्या? मैंने बताया था कि एनर्जी ट्रैवल करती है विद इन वाटर, विद इन ओशियन वाटर में एनर्जी ट्रैवल करती है, सीज्मिक वेव्स वाली एनर्जी, सीज्मिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल करती है। एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो ये दिस इनकरेक्ट. Then the 2004 Indian Ocean tsunami was triggered by an undersea earthquake along a subduction zone near Sumatra. This is correct. हमने डिस्कस किया था कि 2004 में जो सुनामी हमने भी एक्सपीरियंस की थी इंडिया में भी, उसका जो सबडक्शन जोन था वो कहाँ था? जावा ट्रेंच के पास. ये सुमात्रा, नियर सुमात्रा, जावा ट्रेंच के पास इसका मेनली सबडक्शन जोन था, या इसका हाइपो सेंटर वहां था, ठीक है? देन और इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट 9.1 था, काफी ज्यादा डिजास्ट्रस ये सुनामी या डिजास्ट्रस ये अर्थक्वेक था, जिससे अल्टीमेटली सुनामी जनरेट हुई थी. हमने पूरा डिस्कस भी किया था कि सुनामी कैसे जनरेट होती है अर्थक्वेक से. अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है अर्थक्वेक और सुनामी, तो 31 जुलाई वाला लेक्चर देखना. 31 जुलाई को पहला ही टॉपिक यही डिस्कस हुआ था और काफी डिटेल से मैंने डिस्कस किया था, अर्थक्वेक भी और सुनामी भी. सो ये करेक्ट है. Then the tsunami early warning system rely on a network of seismographs, ocean voice, and detect seismic activities and sea level changes. Correct. हमने क्या डिस्कस किया था कि हाँ, सीस्मोग्राफ्स का जो नेटवर्क होता है उसको सुनामी को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सुनामी को होने के लिए कुछ तो अंडर वाटर एक्टिविटी चाहिए, या तो अर्थक्वेक चाहिए, ऐसा अर्थक्वेक जिसका जो हाइपोसेंटर है वो समवेयर इन ओशियन है. ओशियन में अगर हाइपोसेंटर है तो अर्थक्वेक आएगा, या ओशियन के आसपास वाले रीजन में कहीं अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर है तो आएगा. कोई मिटीरॉइट एक्टिविटी कुछ हुई है, मिटीरॉइट आके गिर गया है ओशियन में तो होगा. देन अगर माइंड, जैसे जो माइंस बिछाई होती है अंडर वाटर, अगर वो फट गई तो होगा, या फिर कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए का मैंने आपको बताया था कि यूएसए यूजुअली अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो अटलांटिक ओशन के पास कंडक्ट करता रहता है, और जिससे सुनामी का खतरा रहता है. सो इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए जिससे कि जो ओशियन वाटर है, ठीक है, जो ओशियन वाटर है उसकी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ताकि डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, और साथ में ह्यूज डिस्प्लेसमेंट प्लस एनर्जी, ह्यूज डिस्प्लेसमेंट प्लस एनर्जी चाहिए जो कि ट्रेवल करेगी और जिससे कि अल्टीमेटली सुनामी आएगा, ठीक है? सो दिस इज करेक्ट. देन सुनामी वेव्स ट्रेवल फास्टर इन डीप वाटर देन इन शैलो कोस्टल एरियाज. ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था. सुनामी वेव जैसे ट्रेवल कर रही होती है, अब जैसे ही वो कोस्ट के पास पहुंचती है, कोस्ट के पास जो ओशन फ्लोर है वो इतना डीप नहीं होता, तो अल्टीमेटली ये जो इस तरह से वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं, उनको यहाँ पे फ्रिक्शन महसूस होती है ओशन फ्लोर से, जो कि डीप वाटर में ये फ्रिक्शन नहीं होती. अब इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल मैं भाग रही हूँ बहुत तेज, मैं नहीं, तुम लोग, मैं अपने आप को इमेजिन नहीं करूंगी. आप लोग भाग रहे हैं, आप में से कोई भाग रहा है तेज, और एकदम से किसी ने पैर पकड़ लिया, तो तुम धड़ाम से आगे जाके गिरोगे, गिरोगे ना. तो इसी तरह से जैसे ही फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होती है, फ्रिक्शन के कारण अब एनर्जी तो वाटर में अभी भी है, लेकिन वो आगे जा नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पे तो कोस्ट आ गई, पानी नहीं है एनर्जी ट्रैवल करने के लिए, और एक तरह से फ्रिक्शन भी है और एनर्जी की वजह से आगे भी नहीं जा पा रहे. तो क्या हो गया, जो वेलोसिटी थी ट्रैवल करने की वो तो कम हो गई, लेकिन हाइट बढ़ गई, वेव्स की हाइट बढ़ गई, और जिसके कारण फिर जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे फिर डिस्ट्रक्शन कॉज होती है, ठीक है? इसको वैसे ही इमेजिन करो फ्रिक्शन को, कि तुम भाग रहे थे और किसी ने तुम्हारा पैर पकड़ लिया और तुम धड़ाम से जाके गिरे, ठीक है? तो यही काम फ्रिक्शन का होता है यहाँ पे. इसी वजह से जो डीप वाटर्स है वहां पे तो सुनामी वेव्स इतनी परसेप्टेबल भी हमारे लिए नहीं होते, है ना? शैलो वाटर्स में शैलो वाटर्स में ही आती है, जैसे ही नियर कोस्ट पहुंचती है उसकी वेलोसिटी कम होती है और वेव्स की हाइट एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है? सो दिस इज करेक्ट. 2 and 3 and 4 आर करेक्ट. पहला गलत है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस नहीं होती, वो विद इन वाटर ही डिस्टर्बेंस हो रही होती है, ठीक है? विद इन वाटर डिस्टर्बेंस होती है. With reference to the protection of children from
sexual offenses, POCSO Act 2012, consider the following statements. The POCSO Act mandates that the trial for offenses under the Act should be completed within 1 year. ठीक है, दिस इज करेक्ट। 1 साल के अंदर अंदर ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ट्रायल का ये हो जाना चाहिए। देन बेल अंडर पॉक्सो एक्ट इज गवर्न सोलली बाय द सीआरपीसी। हमने उस दिन भी देखा था कि सीआरपीसी के जो प्रावधान है वो थोड़े अलग है। सीआरपीसी में किस बेसिस पे बेल दी जाती है कि क्राइम कितना हीनियस था, प्लस फ्लाइट चांसेस ऑफ फ्लाइट कितने हैं, इसके भाग तो नहीं जाएगा ये आदमी, या इसको सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट क्या मिलने वाली है, क्या इसको पनिशमेंट मिलेगी उस हिसाब से इसको बेल दें या नहीं दें, क्या ये जाके एविडेंसेस तो नहीं टेम्पर कर देगा, इन बेसिस पे। लेकिन पॉक्सो में ऐसा नहीं है। पहली बात तो पॉक्सो एक्ट में बेल के प्रावधान नहीं दिए गए हैं, ठीक है, बेल के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो ये मेनली जुडिशियल डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है। तो जुडिशरी किस बेसिस पे बेल देती है, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि एक तो आपको विक्टिम का बयान चाहिए, विक्टिम जो है अपना बयान दे दे, और साथ में विक्टिम का बयान और साथ में क्या होता है, प्रोसिक्यूटर का बयान, प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल राइट। सो इन बेसिस पे मिलती है, बट मेनली सीआरपीसी से तो गवर्न नहीं हो रही, और साथ में पॉक्सो एक्ट में भी कुछ बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं बताया गया है बेल के प्रोविजन के बारे में। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। Then special courts under the POCSO Act are designated exclusively for speedy trials of offences under the Act. Special courts, या दिस इज करेक्ट, स्पेशल कोर्ट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, और ये भी हमने एक प्रॉब्लम भी देखी थी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट्स अभी नहीं है। Then courts can grant anticipatory bail for offences under POCSO if they find allegation prima facie doubtful. Now what is an anticipatory bail? Anticipatory bail होता है कि आपको लग रहा है कि आपको पुलिस आके पकड़ने वाली है, आपको आभास हो गया है, अपनी दिव्य दृष्टि से आपने आभास कर लिया है, या फिर कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि यार मेरे अगेंस्ट चल तो पड़ा है कुछ केस टाइप, तो अब मुझे पकड़ लेगी, तो आप पहले ही जाके बेल जाके लेके आ जाए। तो क्या पॉक्सो में इस तरह की बेल मिलती होगी? क्या लगता है आपको? जो मैंने अभी बताए दो कि विक्टिम का बयान चाहिए, प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट चाहिए, इस हिसाब से तो नहीं मिलनी चाहिए, बट एंटीसिपेटरी बेल मिलती है पॉक्सो में। क्योंकि देखो एक कारण तो इसका ये है कि बेल के लिए कोई खास प्रोविजंस एक्ट में नहीं दिए हैं, जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है। तो अगर जुडिशरी को लग रहा है ना प्राइमा फेसी कि कुछ तो डाउटफुल है ना, और इस तरह का अगर कुछ भी डाउट उनके मन में है, तो वो स्पेशल कॉशन लेते हुए स्पेशल कॉशन लेते हुए एंटीसिपेटरी बेल दे देते हैं। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट recent judicial developments, consider the following statements. The POCSO Act criminalizes all form of sexual contact with children under 18 years regardless of the consent. Correct. क्या था? कंसेंट की क्या बात बताई थी मैंने कि कंसेंट तो अगर 18 साल से कम इंडिविजुअल की एज है, जो विक्टिम है उसकी अगर एज 18 साल से कम है, तो उसका कंसेंट नलीफाई हो जाएगा, उसका कंसेंट मान्य ही नहीं होगा। वाई एम आई सेइंग कंटेंट अगेन एंड अगेन? कंसेंट, ठीक है, उसका कंसेंट मान्य ही नहीं होगा। तो दिस इज करेक्ट। सभी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को ये क्रिमिनलाइज करती है, बी इट हेरेसमेंट और बी इट पेनिट्रेशन। ठीक है, the romantic relationship exception has been accepted by the Supreme Court and granting bail in some POCSO cases. अब कुछ लोगों को ये सही लग रहा होगा कि ऐसा एक्सेप्शन तो था, एक्सेप्शन तो हमने देखी थी कि अगर कंसेंशुअल रिलेशनशिप होता है, कुछ एक दिल्ली हाई कोर्ट की उन्होंने कुछ एक लिस्ट बताई थी, जिसमें उन्होंने एक तो कहा था कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप होता है, साथ में क्या था, एज गैप अगर कम है विक्टिम और अक्यूज में, अगर एज गैप कम है, अगर जो रिलेशनशिप है वो कंसेंशुअल लग रहा है, दोनों की मर्जी से हो रहा लग रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता था, उसको माफ कर देते थे, मतलब कि सॉरी उसको एक्सेप्शन मान लेते थे और बेल मिल जाती थी। बेल के लिए ये मान लिया जाता था कंसेंशुअल रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप, एक ही बात है। बट ये जो एक्सेप्शन आई है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है, ये वेरियस हाई कोर्ट्स हैं जो केस टू केस वेरी करता है कि वो ये वाली एक्सेप्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, क्योंकि कोई सेट गाइडलाइन अभी तक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं एक्सेप्ट की है। द एक्ट बार्स द ग्रांटिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इन ऑल केसेस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट माइनर्स।
इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देखो, अ, एक मिनट। द एक्ट बार्स द ग्रांटिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इन ऑल केसेस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट माइनर। नहीं, बार नहीं किया है, एंटिसिपेटरी बेल मिलती है, लेकिन ऑब्वियसली वो कुछ कॉशंस लिए जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि ये जो पॉक्सो एक्ट है, इसको बहुत ज्यादा अब्यूज इसका हो रहा है। स्पेशली जब ये जो टीन एज वाले कपल होते हैं, टीन एज रोमांसेस जो चल रहे होते हैं, जिसमें पहले तो सब कुछ कंसेंजुअल होता है एंड देन बाद में वो क्रिमिनल एक्टिविटी उसको कह दिया जाता है, या रेप उसको कह दिया जाता है। सो इनके वजह से एंटिसिपेटरी बेल भी मिलती है। ठीक है, सो granting bail in all cases involving sexual offenses against minors, this is incorrect. Then mandatory reporting, this is correct. ठीक है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग अंडर द एक्ट एम्प्लॉइज दैट इवन डॉक्टर्स एंड टीचर्स आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट, दिस इज करेक्ट। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको आपके इंस्टीट्यूशन में कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है, कोई इस तरह का केस हुआ है, तो उसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग करना जरूरी है, अदरवाइज आपको भी पीनल एक्शन फेस करना पड़ेगा। फिर वो कोई हॉस्पिटल हो सकता है, किसी डॉक्टर की नजर में आया है इस तरह का केस, या कोई इंस्टीट्यूशन है, वट एवर इट इज। ठीक है, सो 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक है, 1 and 4 आर करेक्ट। इसमें ऑप्शंस थोड़े गलत फ्रेम हुए हैं, 1 and 4 ओनली होगा इधर। ठीक है। Then, with reference to chronic traumatic encephalopathy, consider the following statements. CTE is a degenerative brain disease caused by a single traumatic injury with immediate symptoms. हमने क्या देखा था? हमने देखा था ना, वो पूरा एक की क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज मैं आंसर ही बता दूंगी। सो सिंगल ट्रोमैटिक इंजरी नहीं था, वो था रिपीटेड हेडशॉट्स। आपके सर पे अगर बार बार चोट लग रही है किसी वजह से, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है या आप एथलीट हैं, तो उसके कारण आप ससेप्टेबल हो जाते हैं दिस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, क्रॉनिक ट्रोमैटिक एंसेफेलोपैथी के लिए, जिसमें आपको बहुत वेराइटी ऑफ सिम्टम्स थे, जैसे सुसाइडल हो जाना, डिप्रेशन फेस करना, मेमोरी लॉस। जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कई बार मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि आदमी के सर पे जोर से डंडा लगा एंड उसके बाद जब वो उठा तो वो किसी को पहचान नहीं रहा है, या वो अजीब सा बिहेव कर रहा है। सो ये वैसा ही है, बट ये यूजुअली सिंगल ट्रोमैटिक इंजरी से नहीं होता, ये रिपीटेड इंजरीज से होता है, और इवेंचुअली काफी बाद में जाके होता है। एकदम से इसके इफेक्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते, बाद में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग वाले एथलीट्स हमने देखे थे, या फिर जहां पे भी जैसे फुटबॉल होता है, एक एथलीट की केस स्टडी भी हमने देखी थी, जैसे बॉक्सिंग, फुटबॉल, इनमें क्या होता है कि इनको बार बार, बॉक्सिंग में हेडशॉट्स लगते हैं, इसमें फुटबॉल में कई बार आके बॉल सर पे टकरा जाती है, तो बार बार इस तरह की ट्रोमैटिक इंजरीज होती हैं, कंकशंस होते हैं, तो ब्रेन मूव करता है और उसमें माइनर सी इंजरीज आना शुरू हो जाती हैं ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में फिर इस तरह की सिम्टम्स इंडिविजुअल में देखे जाते हैं, और उनको क्या कहते हैं? क्रॉनिक ट्रोमेटिक एनसेफेलोपैथी। याद आया पूरा? then it can only be definitely diagnosed through a brain autopsy after death. This is correct. मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क करके बताया था कि इसको जो डेफिनेट इसका डायग्नोसिस बनेगा, देखो, एक तो सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस बन जाएगा कि देखेंगे कि इंडिविजुअल थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, जैसे पहले 20s में इसको क्या कहते थे? पंच ड्रग, कि क्योंकि इनको पंच इतने ज्यादा लगते रहते हैं तो ये ड्रंक एक्ट करते हैं। अगर कोई एथलीट है या किसी की हिस्ट्री है रिपीटेड हेड कंकशंस की, तो डॉक्टर्स डायग्नोस कर सकते हैं कि ये थोड़ा ड्रंक सा बिहेव कर रहा है, यानी कि इसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स है, थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। ठीक है, और अपनी माइंड पे इसका कंट्रोल नहीं है, इस तरह के सिम्टम्स अगर है तो ये डायग्नोस किया जा सकता है। लेकिन जो डेफिनेटिव बनेगा, दिस इज द कीवर्ड हियर, जो डेफिनेट डेफिनेट डायग्नोसिस बनेगा, वो कैसे बनेगा? आफ्टर ऑटोप्सी। ठीक है, जब इंडिविजुअल मर जाएगा, उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही डेफिनेटिवली बताया जा सकता है कि इस इंडिविजुअल को ये परेशानी थी। Then the disease has been recognized in athlete across various contact sports, but not in non-sporting individuals. ऐसा नहीं है। देखो, एथलीट्स में ये होती है, देखी जाती है, वेरी कॉमन है, ठीक है, बट जो नॉन स्पोर्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री पर्सनल्स जो होते हैं, या जिनकी भी जॉब ऐसी है जिसमें बार बार आपको हेड पे आपके रिपीटेड कंकशंस हो रहे हैं, तो वो आदमी फिर थोड़ा ससेप्टेबल हो जाता है इसके लिए। सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, so there is currently no cure or definitive treatment
दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए गए हैं, हेलमेट्स यूज किए जाते हैं, हेड गियर्स यूज किए जाते हैं, बट फिर भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसको डेफिनेटिवली ना तो उसका क्योर है ना फिर या उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, उसका कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं है और प्रिवेंशन भी इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो 2 and 4 आर करेक्ट। देन नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंटेंडिंग कपल मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड लीगली मैरिड। करेक्ट। The husband must be between 26 to 55 years of age and wife between 25 to 50 years of age. This is also correct. यही एज गैप था, एज कैप था रेदर। द कपल नॉट मस्ट नॉट हैव एनी सर्वाइविंग बायोलॉजिकल अडॉप्टेड और सरोगेट चाइल्ड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट इसमें एक कैच ये है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट वैसे, बट इसमें ये भी है कि अगर देखो कोई फिजिकली या मेंटली वो डिसेबल्ड है, जो उनका चाइल्ड है, कपल का बच्चा, या फिर उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, तो इस केस में सरोगेसी अलाउड होती है इवन इफ दे हैव अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। ठीक है, बट फिर उसमें कोई कंडीशन, मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। देन विडो एंड डिवोर्सी वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर सरोगेसी अंडर द एक्ट। नहीं, इन सिर्फ इसमें एक्सेप्शन एक क्या थी कि जो सिंगल अनमैरिड वुमेन है उनको अलाउड नहीं है, बाकी इनको तो अलाउड है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, सिंगल अनमैरिड वुमेन को अलाउड नहीं है। और एज कैप की हम बात क्या कर रहे थे, इसी वजह से हमने पूरा ये डिस्कस किया था आर्टिकल, दैट कुछ ऐसे एल्डरली कपल थे जो कोर्ट पहुंचे थे कि इस तरह का कोई एज कैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो नेचुरल जेरियाट्रिक प्रेगनेंसी है, एल्डरली प्रेगनेंसी है, उस पर जब कोई कैप नहीं है नेचुरल प्रेगनेंसी पे, तो आप सरोगेसी के थ्रू भी आप कैप नहीं लगा सकते। जिसके रिस्पॉन्स में सेंटर ने कहा था कि ये कैप इसलिए है क्योंकि हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, जो बच्चा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें जेनेटिक कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, जेनेटिक मालफॉर्मेशंस उसमें हो सकती है, और साथ ही में जो बच्चे को केयर चाहिए और 20 इयर्स के लिए जो लव एंड अफेक्शन सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, वो भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जब पेरेंट्स की एज इतनी ज्यादा है। ठीक है, और एक हमने ग्रैंडफादर क्लॉज इसमें पढ़ा था कि ग्रैंडफादर क्लॉज क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा लेजिस्लेटिव एक्ट आता है, कोई लेजिस्लेशन ऐसी आती है जो रिट्रोस्पेक्टिवली एक्ट करती है, मतलब कि जो पहले के लोगों को भी अफेक्ट करती है एक तरह से, जैसे इसमें जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आया, कुछ लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी प्रोसेस में थे, तो ऐसे लोगों के लिए ग्रैंडफादर क्लॉज लाए जाते हैं, जिससे जो प्रोसेस में है उन लोगों को थोड़ा रेगुलेट कर दिया जाए कि आप इस तरह से अब आगे प्रोसेस कर सकते हैं। बट इस एक्ट में कोई ग्रैंडफादर क्लॉज भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्लोबल डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिप्लेसमेंट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या फॉरेन कपल को अलाउड है? फॉरेन कपल को अलाउड है सरोगेसी करके के थ्रू बच्चा ऑब्टेन करना इंडिया में? नहीं है, फॉरेन कपल्स को अलाउड नहीं है, और साथ ही में एल्यूट्रिस्टिक मेजर ही अलाउड है, यानी कि नोबल कॉज के लिए ही किया गया, गुडविल में किया गया ही सरोगेसी है, कमर्शियल सरोगेसी बैन है, कमर्शियली नहीं कर सकती। और एक एक वुमेन जो कि 25 से 35 की एज ब्रैकेट में होनी चाहिए, जो सरोगेट की तरह एक्ट कर रही है, वो भी अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार सरोगेट की तरह एक्ट कर सकती है, वो भी बिना पैसे लिए, और साथ में उसको इंश्योरेंस मिलेगी, जो कि कौन लेके देगा? जो इंटेंडिंग कपल है वो। उसका पोस्टमार्टम का खर्चा भी और पोस्टमार्टम इंश्योरेंस भी कौन बियर करेगा? दिस पर्टिकुलर इंटेंडिंग कपल। ठीक है, ये इसके कुछ प्रोविजंस थे जो हमने डिस्कस किए हुए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू टोटल फर्टिलिटी रेट एंड ग्लोबल डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इज जनरली कंसिडर्ड टू बी 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन फॉर मोस्ट कंट्रीज। दिस इज करेक्ट। हमने रिप्लेसमेंट लेवल क्या देखा था? 2.1 ही था। Then, as per recent global reports, over half of the world's population lives in countries where fertility rates are low below replacement level. Yes, हमने देखा था, चाइना का एग्जांपल हमने देखा था कि 1.9 वहां पे फर्टिलिटी रेट अभी चल रहा है। तो वहां पे क्या है, एक तो पॉपुलेशन एज कर रही है, और साथ में जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली डिक्लाइन पर जा रही है, या एजिंग पॉपुलेशन का खतरा वहां पर हो रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट वहां का कम है। ठीक है, ये हमने देखा था। और
हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दिस इज करेक्ट। सिर्फ जो सब सहारन कंट्रीज है वहां पे अभी जो फर्टिलिटी रेट है वो थोड़ा ज्यादा चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। देन India's total fertility rate has risen above the replacement level, but due to declining use of contraception in rural areas. क्या ये करेक्ट है? कितना था हमारा? हमारा कितना था? 1.9, ठीक है। 1.9 हमारा रिप्लेसमेंट लेवल से भी काफी कम था। 2.1 था रिप्लेसमेंट लेवल है हमारा, 1.9 अभी फर्टिलिटी रेट चल रहा है। सो हम कम पे हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ, बट कुछ ऐसी स्टेट्स जरूर है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो ये टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से ज्यादा है, ठीक है। A sustained below replacement fertility rate can lead to population aging and potential economic challenges. This is correct. इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज, पॉपुलेशन एज करेगी, आपको वर्क फोर्स क्रंच एक्सपीरियंस आप करेंगे, वर्क फोर्स आपके पास कम होगी, साथ में जो सोशल सिक्योरिटी है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, जो टैक्सेशन है उसका मेजर हिस्सा कहा जाएगा। एक तो टैक्सेशन ही नहीं आएगी क्योंकि आपके पास वर्कफोर्स नहीं है। दूसरे, जो भी आपका जीडीपी है उसका मेजर हिस्सा कहा जाएगा हेल्थ सेक्टर को दुरुस्त करने में, आपको हेल्थ सर्विसेज अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 1, 2 और 4 तीनों करेक्ट। Then, with reference to Arya Samaj and Special Marriage Act 1954, consider the following statements. Arya Samaj marriages are conducted under the Hindu Marriage Act 1955 and are valid only for Hindu, Buddhist, Jain and Sikhs. Correct. क्या डिस्कस किया था हमने कि जो इलोपिंग कपल्स होते हैं उनमें आर्य समाज मैरिजेस बहुत कॉमन है क्योंकि पेपर वर्क इतना ज्यादा नहीं होता। साथ में क्या रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है आर्य समाज में, जो इंस्टीट्यूशंस है वहां पे इनका शुद्धि प्रोसेस, शुद्धि की प्रोसेस यहाँ पे की जाती है, जो कि एक तरह से इक्विवेलेंट टू कन्वर्जन ही है। बट उसमें क्या है कि आप आर्य समाजिस्ट बन जाते हो, ठीक है। आप आर्य समाजिस्ट बन जाते हैं, आप कह देते हैं कि मैं जो भी वैदिक रिचुअल्स है, मोनोथिज्म और जो भी इनके आइडियाज है उनको मानूंगा, और आप आर्य समाजी एक तरह से बन जाते हैं। तो शुद्धि इज समहाउ इक्विवेलेंट टू कन्वर्जन ओनली। और जो ये आर्य समाज मैरिजेस जिस तरह से की जाती है, जो इनके रिचुअल्स होते हैं, जैसे एक हवन कुंड सॉर्ट ऑफ होता है, और जो भी रिचुअल इनके हैं वो एक तरह से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर ही किए जाते हैं और वैलिड होते हैं। और ये इन्हीं के लिए होता है। अगर इसके बाहर कोई इंडिविजुअल होगा, जो हमने न्यूज जैसे देखी थी, तो उसमें क्या था कि एक मुस्लिम मैन था जिसने माइनर लड़की से शादी की थी। तो उन्होंने पहले क्या किया, शुद्धि परफॉर्म की गई, शुद्धि उनकी परफॉर्म की गई, और उसके बाद ये शादी हुई, ठीक है। अच्छा, the Special Marriage Act 1954 provides a civil form of marriage, correct। जाके रजिस्ट्रार के पास जाके आपको अपनी शादी रजिस्टर करवानी होती है। कोई ऐसे फेरे वेरे लेने होते हैं, कोई भी जो रिलीजियस सेरेमनी है वो परफॉर्म नहीं की जा सकती, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये। करेक्ट है ये स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट मेनली किन लोगों के लिए है? जो इंटरफेथ कपल होते हैं और उनको किसी भी एक इंडिविजुअल को कन्वर्ट नहीं करना, विदाउट कन्वर्जन वो शादी करते हैं अपने अपने फेथ में रहने के बावजूद, तो उसके लिए क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट। देन स्पेशल मैरिज एक्ट रिक्वायर्स अ मैंडेटरी 30 डे नोटिस पीरियड बिफोर सोलिमनाइजिंग ऑफ मैरिज। यस, आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, 30 दिन का टाइम मिलेगा, वो आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में पब्लिश करेंगे। 30 दिन के अंदर अंदर कोई थर्ड पार्टी आके आपका ये जो शादी का एप्लीकेशन है उसको चैलेंज कर सकता है। किन ग्राउंड्स पे? कि जो इंडिविजुअल जिसकी शादी हो रही है वो माइनर है, अनसाउंड माइंड है, उसका कंसेंट मैटर नहीं करता। इन कुछ ग्राउंड्स पे थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन कर सकती है, और अगर ऑब्जेक्शन को फिर जो मैरिज रजिस्ट्रार है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर वो सही होगा तो वो मैरिज सोलिमनाइज नहीं करेंगे। दिस इज करेक्ट। देन unlike the Arya Samaj system, the Special Marriage Act does not require any special religious ritual or ceremonies. आर्य समाज सिस्टम में तो देयर आर सेरेमनीज, है ना, ठीक है। और स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? ये तो सेक्युलर फॉर्म से की जाती है, जस्ट आपको सिग्नेचर ही करने होते हैं। सो दिस इज करेक्ट, डज नॉट रिक्वायर एनी रिलीजियस रिचुअल, दिस इज करेक्ट। सो हमारा आंसर यहां से हुआ, कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, 1, 2, 3 and 4 ओनली, ये सही है, ठीक है।
हाँ, आई एम वेरी सॉरी एंड प्लीज बियर विद माई खांसी फॉर सम मोर डेज, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। बाकी आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज सेशन लाइक कर देना और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोशिश करेंगे कि अगली बार से लाइव करें, बट इस बार रिकॉर्डेड से प्लीज काम चला लो। और थैंक यू सो मच।